Good morning, students. Class 7 Social Studies. Today we'll start with the chapter 3rd of history, that is the Sultanate period. The period from 1206 to 1526 is known as the age of the Delhi Sultanate. Delhi was the capital of sultans who conquered a large parts of Indian subcontinent. 5 dynasties ruled during this period. जो सल्तनत पीरियड रहा दिल्ली का दैट वाज फ्रॉम 1206 टू 1526. दिल्ली उनका कैपिटल था और जो सुल्तान्स थे इस डायनेस्टी के इस पर्टिकुलर पीरियड के उन्होंने इंडिया सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी रीजन्स को कॉन्कर किया था. यहाँ रूल किया था 5 डायनेस्टीज़ ने. नाउ इनके जो मेन सोर्सेज है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स एंड कोर्ट क्रॉनिकल्स. नाउ अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स हमने प्रीवियस चैप्टर में भी रीड किया था कि जो भी ट्रैवलर्स इंडिया विजिट के लिए आए थे बाहर से उन्होंने यहाँ से जाने के बाद अपने एक्सपीरियंसेस को यानी जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उनको मिली इंडिया के बारे में या यहाँ के पर्टिकुलर उस समय के राजा उनकी लाइफस्टाइल उनकी पर्सनल लाइफ पब्लिक लाइफ के बारे में वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कुछ बुक्स में मेंशन की जो आज हमारे लिए एक वैल्यूएबल सोर्स हो गया है इंफॉर्मेशन का. कोर्ट क्रॉनिकल्स थे कि जो किंग की कोर्ट लाइफ होती थी यानी कोर्ट में वो किस तरह से वर्किंग करते थे उस बारे में जो डिटेल्स होती थी दैट आर नेम्ड एज कोर्ट क्रॉनिकल्स. इब्न बतूता और मार्को पोलो जिनका नाम हमने पहले भी रीड किया था इंडिया विजिट किया था इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा इंडिया के बारे में. अपार्ट फ्रॉम दिस इनके अलावा ज़ियाउद्दीन बरानी शम्स ई सिराज अफीफ़ एंड मिनहाज उस सिराज इन्होंने भी काफ़ी डिटेलिंग मेंशन की थी दैट वाज रिलेटेड टू द पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ ऑफ द सुल्तान्स. इनके अलावा उस समय इंट्रोड्यूस किए गए कॉइन्स इंस्क्रिप्शंस या मॉन्यूमेंट्स ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं टू नो मोर अबाउट द सल्तनत पीरियड. The first dynasty was the slave dynasty. Rulers of this dynasty were called slaves. इन्हें slaves कहा जाता था that is ममलक सुल्तान्स. अरबिक में इसका मतलब होता है owned यानी somebody is overpowering you यानी आप किसी के कंट्रोल में हैं. सिमिलरली इसी वे में इल्तुतमिश और बलबन जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव्स थे और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद घोरी के स्लेव रह चुके थे. कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी जिन्होंने रूल किया था 1206 से 1210 तक. मोहम्मद घोरी जब अपने होम टाउन गए थे तो उन्होंने जो टेरिटरीज कॉन्कर की थी ही लेफ्ट समबडी टू टेक चार्ज ऑफ इट और उसका ध्यान रखें. घोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया. ये बहुत ही काइंड हार्टेड और जनरस मैन थे. इन्हें लोग लख भक्ष के नाम से जानते थे. इसका मतलब है कि वो लाखों रुपए चैरिटी में लोगों को बांट देते थे. शमशुद्दीन इल्तुतमिश जिन्होंने रूल किया था 1201 से 1236 तक कहा जाता है दैट ही इज़ कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत क्योंकि इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था और उन्हें डील भी किया था बहुत स्ट्रॉन्गली. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो उनका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन था जहाँ मंगोलियंस इन्वेड कर रहे थे मंगोलियन से ट्राइबल पीपल आदिवासी उनसे सुल्तान ने इस पर्टिकुलर रीजन को प्रोटेक्ट किया था. ईस्टर्न साइड में उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया बंगाल तक. इनके बाद इनके कोई भी बेटे केपेबल नहीं दिख रहे थे कि वो उनके सक्सेसर बन सके तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को अपनी बाद में राजा बनाकर इंट्रोड्यूस करेंगे पब्लिक को. लेकिन उनके जो नोबल्स थे वो इस बात से खुश नहीं थे इसीलिए उनकी डेथ के बाद उन्होंने उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठा दिया यानी थ्रोन पर बिठा दिया. बट इन्होंने कुछ नहीं किया. ही जस्ट एन्जॉयड हिमसेल्फ पेइंग लिटिल अटेंशन टू एडमिनिस्ट्रिंग द सल्तनत. रज़िया सुल्तान ने कुछ सपोर्टर्स जो थे उस किंगडम में उनकी हेल्प से उसने अपने भाई को हटाकर खुद वहाँ पे रूलर बन गई बिकॉज ही वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द किंगडम एट ऑल. वो सिर्फ एंजॉय कर रहे थे. कौन एंजॉय कर रहे थे? रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इल्तुतमिश के बेटे थे. रज़िया सुल्तान ने रूल किया था 1236 से 1240 यानी बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड रहा
और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी उन्होंने फेस की, क्योंकि जो नोबल्स हैं उनके कोर्ट में, उन्हें ये पसंद नहीं था कि कोई वुमन उनको ऑर्डर दे, यानी किसी से ऑर्डर लेना स्पेशली अ वुमन से उनके लिए पॉसिबल नहीं था, टॉलरेबल नहीं था। इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने प्लॉटिंग की, यानी कुछ ऐसे आइडियाज़ क्रिएट की या ऐसा कुछ प्लान बनाया जिससे रज़िया सुल्तान को हटा दिया गया 1240 में। उसके बाद जल्दी ही उनकी डेथ हो गई थी। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि रज़िया कई बार डिसीजन जो हैं वो खुद ले लेती थी बिना किसी कंसल्टेशन के। उस समय के टाइम में ये होता था कि जो राजा होते थे वो अपने कोर्ट में बैठे ऑफिशियल्स और जो नोबल पीपल यानी जो लर्नड स्कॉलर्स होते थे उन सबसे कंसल्ट करके ही मैक्सिमम डिसीजंस लेते थे। लेकिन रज़िया ने ऐसे बहुत सारे मेजर डिसीजंस अपने आप लिए बिना किसी को कंसल्ट किए, और ये चीज़ें उन नोबल्स को बर्दाश्त नहीं हुई। 1240 से लेकर 1266 का जो पीरियड था, यानी रज़िया की डेथ के बाद, और जो दूसरे रूलर थे दैट इज़ घियासुद्दीन बलबन के आने से पहले कुछ और रूलर्स ने यहाँ रूल करने की कोशिश की, जिसमें एक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। वो भी इल्तुतमिश के बेटे थे जिन्होंने 1246 से 1266 तक रूल करने की कोशिश की। बट ही वॉज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स, यानी वो जो नोबल्स कहते थे उनके अकॉर्डिंग ही वो काम करते थे, यानी उनका अपना कोई डिसीजन, अपनी कोई थॉट यहाँ पे नहीं चलती थी। जो घियासुद्दीन बलबन थे जिन्होंने रूल किया 1266 से 1286 तक, कहा जाता है ही वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि वो लंबे समय से इन सभी रूलर्स को फॉलो करते आ रहे थे, एंड ही वॉज वन ऑफ द रियल पावर बिहाइंड नसीरुद्दीन मोहम्मद। बलबन ने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, स्ट्रेंथन किया, यानी पावरफुल बनाया। बहुत से लोकल रूलर्स के अगेंस्ट उन्होंने फाइट की और उन्हें अपने अंडर कैप्चर करके रखा। उन्होंने जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स थे जहाँ पे मंगोलियंस बार बार इन्वेड करने की कोशिश कर रहे थे, उसे भी गार्ड किया। बलबन की एक थॉट थी, एक पॉलिसी थी, वो सोचते थे कि जो राजा होता है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है यहाँ पे, यानी धरती पे। तो उन्होंने पर्शियन कस्टम की दो कस्टम्स थे, सजदा और प्याबोस, यानी द पाइबोस का अलग एक और नाम है ज़मीन बोस। इसके अकॉर्डिंग जो लोग थे, यानी सजदा का मतलब होता था कि जो कॉमन पीपल थे उन्हें राजा के सामने, जैसे आपने देखा कि कई बार मंदिरों में लोग एकदम लंबे लेट जाते हैं ज़मीन पर, उस तरह लेट कर उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना कि हाँ यही हमारा राजा है और हमारे लिए सब कुछ यही है, भगवान भी यही है। और पाइबस में होता था कि लोगों को फोर्स किया जाता था कि वो जो सुल्तान था यानी जो राजा था उसके पैरों को किस करे। ओके, तो ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं थी, ये इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये जो कस्टम्स हैं वो सिर्फ भगवान के लिए है हो सकते हैं, बिकॉज भगवान ही इस पर्टिकुलर कस्टम को डिजर्व करते हैं, नॉट द किंग। बलबन के बाद उनके जो सक्सेसर्स थे वो काफ़ी वीक रहे और 1920 में खलजी नोबल्स ने कैप्चर कर लिया इनके थ्रोन को एंड केम द खलजी डायनेस्टी, यानी स्लेव डायनेस्टी के बाद जो सेकेंड डायनेस्टी आई है वो है खलजी डायनेस्टी। इन्होंने रूल किया 3 डिकेड्स तक। 3 डिकेड्स मीन्स 30 ईयर्स। 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 3 डिकेड मीन्स 30 ईयर्स। दे एक्सपैंडेड, यानी उन्होंने अपने सल्तनत को एक्सपैंड भी किया और कंसोलिडेट, यानी पावरफुल बनाया, सॉलिड बनाया, स्ट्रॉन्ग। जलालुद्दीन फिरोज खलजी हु रूल्ड फ्रॉम 1290 to 1296, ही वॉज अ वीक रूलर। उन्होंने एक अजीब सी पॉलिसी अडॉप्ट की, लीनियन पॉलिसी कह सकते हैं, यानी लूज, जिसका कोई पावर नहीं था। उन्होंने मंगोलियंस की डॉटर को मैरी किया था, यानी उनसे शादी की थी। वहाँ उस समय लीडर थे उल्गू खान, जो मंगोलियन लीडर थे। उसके बाद उनके नेफ्यू यानी भाई के बेटे अली गुरशप ने उस टाइटल अपने आप को वहाँ का राजा डिक्लेयर किया और उन्होंने अपने लिए एक टाइटल डिक्लेयर किया जो था अलाउद्दीन, इसलिए उनका नाम पड़ गया अलाउद्दीन खलजी। इन्होंने रूल किया था 1296 से 1316 तक।
ये इस डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर कहे जाते हैं। ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर, यानी आगे बढ़ते रहना, अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपैंड और स्ट्रॉन्ग बनाना, यही उनका मेन एम था। जैसे ही वो पावर में आए उन्होंने एक गोल बना लिया कि मुझे ऑल ओवर इंडिया को अपना एम्पायर बनाना है। नाउ लेट्स सी उन्होंने अपने एम्पायर को कैसे एक्सपैंड किया। उन्होंने पहले कॉन्कर किया गुजरात और मालवा को, जिसकी वजह से जो कंट्रोल था वेस्टर्न सी पोर्ट्स पे वो सारा उनके अंडर आ गया। बिटवीन 1301 टू 1303 यानी इन 2 सालों में वो राजस्थान की तरफ बढ़े और उन्होंने कैप्चर किए फोर्ट्स ऑफ रणथंभौर एंड चित्तौड़। इन 2 फोर्ट्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद उन्होंने एक अपने लार्ज आर्मी ग्रुप को साउथ की तरफ भेजा, जिसके जनरल थे मलिक कफूर। मलिक कफूर काफ़ी ट्रस्टेड थे, वो उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उन्होंने डिफीट किया यादव्स, ककटियास, होसलास एंड द पांड्यास। इफ़ यू रिमेंबर हमने इनके बारे में हमारे चैप्टर 2 में पढ़ा था, द रीजनल किंगडम्स पार्ट 1। ये अपने साथ उस लड़ाई में जीती हुई सभी चीज़ों को अपने साथ लेकर चले जाते थे, जैसे प्रेशियस मेटल्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लीव्स। द किंग्स वर डिफिटेड, यानी लेकिन इसमें एक और अच्छी बात थी कि जो भी किंगडम्स को वो कॉन्कर करते थे, उन किंग्स को वो अलाउ करते थे कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी डायनेस्टी को यानी अपने किंगडम को रूल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा एक ट्रिब्यूट पे करना होगा अलाउद्दीन को और उन्हें ही अपना लॉर्ड मानना पड़ेगा, यानी सुप्रीम पावर उन्हें अलाउद्दीन को ही मानना होगा। डजेंट मैटर, वो अपने किंगडम को अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकते हैं। क्लियर? टूवर्ड्स द एंड ऑफ अलाउद्दीन रेन, यानी अलाउद्दीन खलजी का जो रूल एंड हुआ, तब तक उनका एम्पायर था वो इतना बड़ा हो गया था जितना किंग अशोका का था। अलाउद्दीन को कंटिन्यूस ऐसा फील हुआ कि जो वॉर्स वो कर रहे थे बार बार, उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। अब उनके पास जो सबसे बेसिक नेसेसिटी थी वो थी मनी की। उन्हें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मनी की ज़रूरत थी, क्योंकि अपनी आर्मी को मेंटेन करना और उसे ग्रो करना, उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी था। उन्होंने सोचा कि वो लैंड रेवेन्यू जो है वो एक अच्छा सोर्स है और उसे वो इंक्रीज़ कर देंगे, तो इसीलिए उन्होंने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। जो फर्स्ट वन था उसमें ही ऑर्डर द मेजरमेंट ऑफ ऑल लैंड अंडर कल्टिवेशन। इट वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी, यानी जो लैंड होते थे उनकी जो फर्टिलिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगराइज किया गया था। और उसके बाद द लैंड टैक्स दैट इज खरच वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स फिक्स किया जाता था। टू गेट मोर मनी अलाउद्दीन रेज द लैंड टैक्स इन द डोब रीजन्स। उन्होंने जो डोब रीजन्स थे यानी जो फर्टाइल लैंड्स थे बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर, वहाँ उन्होंने इस टैक्स को इंक्रीज कर दिया था, रेज कर दिया था। कितना किया था? टू 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी जितना प्रोड्यूस हो उसका हाफ। उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा, ही ऑल्सो इंश्योर दैट पेजेंट्स वेर नॉट बर्डन एनी फर्दर, यानी जो पेजेंट्स यानी जो वर्कर्स हैं, लेबर्स यानी फार्मर जो भी हैं, उनके ऊपर किसी तरह का बर्डन ना हो इस टैक्स को लेकर। इसीलिए उन्होंने कुछ नोबल्स जो टैक्स कलेक्शन करते थे उनके ऊपर कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, जो ये चेक करते थे कि जो लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो किसी तरह का एडिशनल टैक्स उनके ऊपर चार्ज ना कर दें, क्योंकि इससे और कुछ नहीं होता, करप्शन बढ़ जाता। अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ गेटिंग अकाउंट्स ऑफ हिज ऑफिसर्स ऑडिटेड। उन्होंने एक और सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जो था कि जो अकाउंट्स वो मेंटेन हो रहे थे उसे ऑडिट किया जाए। ऑडिट का मतलब होता है कि आप जो अकाउंट्स होते हैं यानी जितनी भी इनकम हो रही है या एक्सपेंडिचर होता है उसकी कंप्लीट डिटेल्स को चेक करना, दैट इज़ ऑडिटिंग। ये सिस्टम बाद में शेरशाह और अकबर ने भी फॉलो अप किया था। अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस की थी एक मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो बेसिक गुड्स थे यानी लोअर द प्राइसेस ऑफ ऑल एसेंशियल आइटम्स, जो भी बेसिक नीड्स की चीज़ें थी डे टू डे की, उनके प्राइसेस को कम कर दिया था, जैसे फूड ग्रेन्स, शुगर, कुकिंग ऑयल, क्लोथ एट्सेट्रा। उन्होंने इस बात को भी वेरी स्पेसिफाई कर दिया था
कि जो शॉप ओनर्स हैं वो किसी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगी किसी भी कस्टमर से, और ना ही वो किसी तरह की चीटिंग करेंगी वेट में, यानी वज़न में। किसी भी चीज़ को वज़न करने में अगर किसी तरह की वो चीटिंग करेंगे, दे विल बी पनिश्ड सीवियरली। इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे अलाउद्दीन का ये मानना था कि अगर चीज़ों को सस्ता किया जाएगा तो लोगों की नीड्स लिमिटेड हो जाएगी, और उस वजह से उन्हें सोल्जर्स को लो सैलरी पे करनी पड़ेगी, जिससे उनकी आर्मी भी मेंटेन हो जाती लिमिटेड रिसोर्सेज में। जो पॉलिसीज़ अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी, कहा जाता है कुछ लोगों को उससे अफेक्ट पड़ा, यानी नेगेटिव अफेक्ट रहा। अकॉर्डिंग टू बरानी, नो गोल्ड, सिल्वर, टैंकास, जिताल्स और सुपरफ्लाउस कमोडिटीज़ विच आर द कॉज ऑफ रेबिलियन। यानी जो ये लग्जरियस चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से लोग कई बार गलत रास्ते अपना लेते हैं, रेवोल्यूशन हो जाता है। ये कोई भी चीज़ें हिंदुओं के घरों में नहीं पाई गई थी, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखा गया था। यहाँ तक कि जो कॉमन लग्जरी थी, यानी च्युइंग बीटर, यानी पान खाना भी उन्हें अलाउड नहीं था। आर्मी में उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। अब ऐसा था कि इस रेवेन्यू से उन्हें काफ़ी पैसा मिल रहा था, जिससे उनकी लार्ज आर्मी ईजिली मेंटेन हो रही थी, और उन्होंने अपने सोल्जर्स को कैश में सैलरी पे की थी। ही स्टार्टेड ब्रांडिंग द हॉर्सेस टू प्रिवेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रांडिंग एज यू नो, कि जैसे हम देखते हैं कि ब्रांडेड मतलब कि एक पर्टिकुलर टैग लग जाता है किसी चीज़ पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, हम कह सकते हैं, जिससे उसकी जो क्वालिटी होती है वो कैरेक्टराइज होती है कि ये बेस्ट है। तो उन्होंने हॉर्सेस को भी ब्रांड करना शुरू किया था, जिसको नाम दिया दाग, जिससे कि सब्स्टिट्यूशन में वो जो प्रॉब्लम आती थी, प्रिवेंट द सब्स्टिट्यूशन, यानी गुड हॉर्सेस की जगह किसी भी हॉर्स को ले लेना, ये जो सब्स्टिट्यूशन था, इससे प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया था। जो सेकेंड एक और रिफॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो था चेहरा, जिसका मतलब था कि सभी सोल्जर्स के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उनके पास रखे जाते थे। Spies were posted in different parts of the empire to keep the Sultanate informed of all developments. Spies यानी जासूस पोस्ट किए गए थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर में, सो दैट दे कुड कीप एन आई, यानी वो सभी डेवलपमेंट्स पे नज़र रखते और सारी इन्फॉर्मेशन सुल्तान तक पहुंच जाती। इनमें से काफ़ी मेजर्स जो थे वो बाद में फॉलो किए शेर शाह और अकबर ने। यानी आप देख सकते हो कि अलाउद्दीन की काफ़ी पॉलिसीज़ को शेर शाह और अकबर ने अपने टाइम में भी इंट्रोड्यूस करके फॉलो किया था। आफ्टर अलाउद्दीन्स डेथ अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। उनकी डेथ के बाद लड़ाई शुरू हो गई उनके जो सक्सेसर्स थे और अदर किंगडम्स के बीच में, जिसकी वजह से जो लास्ट खलजी रूलर थे जिनका नाम था खुसरो मलिक, उनको डिफीट किया था गियासुद्दीन ने, जो तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे। क्लियर? आज हमने यहाँ तक पढ़ा, यानी हमने 2 डायनेस्टीज़ को रीड किया है, दैट आर द स्लेव डायनेस्टी एंड द खलजी डायनेस्टी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। नाउ रिलेटेड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आज हमने जितना कंटेंट किया है उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 26 में सेक्शन डी गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आज आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, ओके, बिकॉज दीज 3 क्वेश्चंस आर रिलेटेड, जितना कंटेंट हमने आज रीड किया है उससे रिलेटेड हैं। So these 3 questions you will start doing in your fair notebook, and these are your answers for all the 3 questions. This is the format you need to follow up. Have a look. I'm turning the page. The rest answer of the 3rd question is there. If you have any issues related to the spellings, go through the textbook, because all the answers are within the textbook. Okay, so read the chapter properly and complete the work as instructed. Thank you, class.